अब हम आपको टोक्यो से एक ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे जिसमें आपको बाढ़ रोकने के जापान मॉडल के बारे में पता चलेगा। और इस मॉडल से भारत भी बहुत कुछ सीख सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ हर साल लाखों लोग बाढ़ से प्रभावित होते हैं, फिर भी हम इसे रोक नहीं पाते। हर साल मानसून के दौरान भारत के ज्यादातर बड़े शहरों में, बहुत सारे राज्यों में बाढ़ आती है। इनमें दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहर भी हैं, जबकि इन शहरों में तो कोई ज्यादा नदियां भी नहीं है। लेकिन टोक्यो एक ऐसा शहर है जहां 100 से ज्यादा नदियां हैं। सोचिए, टोक्यो में 100 से ज्यादा नदियां हैं, लेकिन इसके बावजूद वहां पर बाढ़ नहीं आती। और ऐसा इसलिए है क्योंकि यहां इस तरह की खास टनल्स बनाई गई हैं, सुरंग जैसी चीजें बनाई गई हैं, जहां बारिश का पानी जमा हो जाता है और नदियों का जल स्तर भी खतरनाक स्तर को कभी पार नहीं करता। इसलिए आज आपको टोक्यो से हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट मिस नहीं करनी चाहिए। Thousands have lived without love, not one without water. लोग प्यार के बिना तो जी सकते हैं, लेकिन पानी के बिना नहीं। ये शब्द ब्रिटिश कवि ह्यू ऑडन ने लिखे थे और टोक्यो शहर इन्हीं शब्दों के सहारे जीता है। टोक्यो शहर का इतिहास यहाँ बहने वाली दर्जनों नदियों से जुड़ा हुआ है। टोक्यो की सड़कों पर घूमते हुए आप इन नदियों को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि ये सारी नदियाँ अब कंक्रीट के इस जाल के नीचे बह रही हैं, जिनमें लगभग 100 नदियां और नहरें हैं। इन्हीं नदियों का पानी 3 करोड़ 70 लाख की आबादी वाले इस शहर की प्यास बुझाता है। टोक्यो में रहने वाले लोग इन नदियों की पूजा और सम्मान करते हैं, अगर बारिश न हो तो। लेकिन जब टोक्यो में बारिश होती है तो सब कुछ बदल जाता है। जो नदियां टोक्यो की प्यास बुझाती हैं, वही अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा ले जाती हैं। शहर की सकरी गलियां और सड़कें कुछ ही मिनटों में पानी से भर जाती हैं। टोक्यो के निचले इलाके सबसे पहले डूबते हैं। 1950 और 60 के दशक में टोक्यो का यह हिस्सा अक्सर बाढ़ की चपेट में आ जाता था। उस समय यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम ज्यादा कारगर नहीं था, इसलिए बारिश की स्थिति में बाढ़ आना लगभग निश्चित था। 1947 में टोक्यो ने टाइफून कैथलीन का सामना किया। उस समय बारिश और तूफान में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और 31,000 लोगों के घर तबाह हो गए। इसके 10 साल बाद फिर एक तूफान आया और टोक्यो ने एक और तबाही देखी। शहर के लोगों को ये समझने में ज्यादा देर नहीं लगी कि हर साल आने वाली इस तबाही को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है बाढ़ का नियंत्रण, जिसके लिए अनेकों बांध, नहरें और टनल्स बनाना जरूरी था। आज इस शहर में ऐसे अनेकों प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन इनमें एक प्रोजेक्ट ऐसा है जो अपनी विशेषताओं के लिए सबसे अलग है। We are on the outskirts of Tokyo, and this to my right is the Metropolitan Area Outer Underground Discharge Channel. It's a bit of a mouthful. The locals here call it GCAN, so that's the name we'll stick to. And from the outside, it looks like any other discharge facility. But we will take you inside to show you the real deal. आप यहाँ नीचे मौजूद टनल्स, वाटर पंप और ड्रेनेज का मॉडल देख सकते हैं। ये वीडियो ये बताता है कि ये सब कैसे काम करते हैं। कुछ देर यहाँ बिताकर हम अब और नीचे की ओर जाएंगे। जैसे जैसे हम नीचे जा रहे थे, हमें कुछ पर्यटक मिले। हैरानी की बात यह है कि बाढ़ नियंत्रण का ये प्रोजेक्ट भी अब पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। नीचे जाते हुए आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आप हॉलीवुड की कोई फिल्म देख रहे हैं। चारों तरफ दीवारों पर अलग अलग निशान और चेतावनियां हैं। जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं, तापमान भी गिरता चला जाता है। ये सीढ़ियां आखिर में इस विशाल साइलों में खुलती हैं। लेकिन यहाँ इस समय कुछ गार्ड्स के अलावा और कोई नहीं है। अंडरग्राउंड टनल्स का ये ढांचा बाढ़ के खिलाफ टोक्यो का पहला सुरक्षा कवच है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये पूरी सुरंग 6 किलोमीटर लंबी और 78 मीटर चौड़ी है और ये खंबे 500 टन के हैं। इस सुरंग में ऐसे 59 खंबे हैं। प्रत्येक साइलो लगभग 6 करोड़ लीटर पानी स्टोर कर सकता है। No wonder they call it the underground shrine or the underground temple. The pillars do look like the Greek Parthenon, only they're infinite times bigger. The construction for this facility began in 1993. It took 13 years to complete. The cost, $2 billion. And since then, it has been used 121 times. And honestly, it's hard to describe how big this place is. You could fit a space shuttle in here.
or the Statue of Liberty. बाढ़ का पानी सबसे पहले इस बड़े टैंक में जमा होता है, जहां से इस पानी को सुरंगों में भेजा जाता है। अब आपके मन में ये सवाल भी होगा कि 1 करोड़ों लीटर पानी इन सुरंगों से जाता कहां है। ये सारा पानी वाटर पंप की मदद से टोक्यो शहर की दूसरी तरफ मौजूद एडो नदी में जाता है। यहाँ ऐसे 4 पंप हैं और हर सेकंड ये पंप 200 टन पानी बाहर निकाल सकते हैं। यानी ओलंपिक्स खेलों के एक स्विमिंग पूल जितना पानी ये पंप सिर्फ 12 सेकंड में खींच सकते हैं। ये सिस्टम काफी महंगा है, लेकिन काफी कारगर भी है। ये हर साल टोक्यो को बाढ़ की तबाही से बचाता है। この施設ができる前の時に降っていた大きい雨の時と、この施設ができた後にできた同規模の雨が降った、事例があるんですけれども、その時でですね、 जापान में बाढ़ का खतरा हर साल और बढ़ रहा है। रिसर्च के मुताबिक इस सदी में जापान में बारिश औसतन 10% तक बढ़ जाएगी। ऐसे प्रोजेक्ट्स साइंस फिक्शन मूवी में देखने को मिलते हैं, लेकिन जब जलवायु में तेजी से परिवर्तन हो रहा है तो सवाल उठता है कि क्या ये आधुनिक सुरंगें भी टोक्यो को बाढ़ से बचा पाएंगी। Tokyo has the money, the technology, and the resources to build this. But how many countries can replicate it? Can Dhaka, for instance, build a system like this? And as efficient as it is, this may not be enough because climate change is supercharging typhoons. And for Tokyo, that means grave danger to 2.5 million people living in low-lying areas. They've done well so far to tame the wrath of rivers. But climate change might disturb this fragile status quo. एक बात तो साफ है, ऐसी सुरंगें अब काफी नहीं हैं। जापान को जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए भी भारी निवेश करना पड़ेगा। टोक्यो की नदियों ने सैकड़ों वर्षों तक यहाँ के लोगों की प्यास बुझाई है और शहर के विकास में भी अहम योगदान दिया है। आज ये नदियाँ टोक्यो शहर के नीचे बहती हैं और जलवायु परिवर्तन के चलते आने वाले खतरे का आभास कराती हैं। पलकी शर्मा उपाध्याय, जी न्यूज़, टोक्यो। आप सब जानते हैं इस हफ्ते टोक्यो में क्वाड का समिट था और प्रधानमंत्री मोदी वहां पर गए हुए थे। इसके अलावा दुनिया के और बड़े बड़े नेता वहां पर आए थे इस बैठक में शामिल होने के लिए और हमारी टीम इस क्वाड समिट को कवर करने के लिए वहां पर गई थी। लेकिन जापान और भारत की दोस्ती तब तक नहीं हो सकती जब तक दोनों देशों के समाज, जब तक दोनों देशों के लोग एक दूसरे के बारे में, एक दूसरे की व्यवस्थाओं के बारे में अच्छी तरह से समझ नहीं जाते। इसलिए हमने आपको क्वाड के बारे में तो तमाम खबरें दिखाई, क्वाड का विश्लेषण भी किया, लेकिन साथ ही हमने आपको जापान के बारे में भी आपका परिचय कराने की कोशिश की। जापान में क्या व्यवस्थाएं हैं, जापान का समाज कैसा है, जापान की समस्याएं कैसी हैं और जापान किन विषयों पर बहुत अच्छा काम कर रहा है, ये सब भी हमारे लिए सीखने वाली बात है। इसलिए हमारी पूरी कोशिश थी कि इस पूरे हफ्ते हम आपका परिचय जापान और जापान के लोगों से करवाएं। Presenting the News app, available on Google Play and App Store. Download it now.